जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। सब लोग बढ़िया हैं? चलो बढ़िया ही होंगे। आई होप कि आप बढ़िया ही रहें, सुस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और शुरुआत करते हम अपनी अगली क्लास की और अगले पॉइंट्स की। तो हमने कल पढ़ लिया था कि पुष्य मित्र शुंग जो थे उन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आगे के पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं कि भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। भरहूत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भरहूत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। भरहूत स्तंभ का निर्माण, ये निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने ही। पुष्य शुंग, पुष्यमित्र शुंग के ही द्वारा भरहूत स्तंभ का निर्माण करवाया था और भरहूत स्तंभ मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम कि भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक, प्रथम यवन शासक कौन था। तो ये था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। डेमेट्रियस प्रथम ही वो यवन शासक था जो भारत में पहली बार आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था। डेमेट्रियस को पराजित किया था डेमेट्रियस को पराजित किया किसने किया था। तो इसे पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने ही डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था, मतलब हराया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए। इन्होंने करवाए थे 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो सुनिए। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत जिस भी शासक का साम्राज्य होता है वो एक यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ का आयोजन करने के साथ ही वो एक अश्व को भी लेते हैं। वो अश्व सफ़ेद रंग का होता है और इस अश्व को यज्ञ के दौरान छोड़ दिया जाता है। जब तक ये अश्व दौड़ता रहता है, जहाँ तक दौड़ता है वहाँ तक का जो साम्राज्य होगा वो उसी शासक का होगा, इस अश्वमेध यज्ञ के हिसाब से। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने 2 प्रकार के या 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रकार के नहीं, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश के बाद अगला वंश आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का शासक, सातवाहन वंश के जो शासक थे वो थे सिमुक। सिमुक ही थे सातवाहन वंश के संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दशराग्य युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध लड़ा गया। दशराग्य युद्ध लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया था। तो ये पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, किसके बीच नहीं, कहाँ लड़ा गया था। पारुष्णी नदी के तट पर। पारुष्णी नदी किसको कहा जाता था, रावी नदी को कहा जाता था। रावी नदी के तट पर ही दशराग्य युद्ध लड़ा गया था, ये तट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने। ठीक है, हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले सिक्के जारी किए थे सोने के। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में। हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर आप बात आती है कि चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, या लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसने जारी किए थे, तो लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी किए थे मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, उसके बाद में शीशे के सिक्के की भी बात आती है कि शीशे के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो वो सातवाहन थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा, वैसे तो इन्होंने सभी धातुओं के सिक्के जारी किए थे, लेकिन मुख्य तौर पर इन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे सातवाहन शासकों ने। और सातवाहन शासकों ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा भी शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, एकदम शुद्ध सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। ये सिक्के चलवाए थे कुषाण शासकों ने, कुषाणों ने। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो यूनानी थे, हिंद यूनानी थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुआ था किस काल में? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुई किस काल में हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। ठीक है, किस काल में हुई थी? गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे या स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। गुप्त काल में ही कई इमारतों का निर्माण हुआ, कई अभिलेख लिखे गए, कई सिक्के जारी किए गए, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। इसके साथ ही अगर मध्यकालीन भारत की बात आती है तो मध्यकालीन भारत में मुगलों का जो वंश था या मुगल साम्राज्य जो था उसी को स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत में किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। लेकिन मध्यकालीन भारत में किसे कहा जाता है? मुगल साम्राज्य को कहा जाता है स्वर्ण काल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शीशे के सिक्के चलवाए थे। अभी मैंने आपसे बताया था क्वेश्चन, तो शीशे के सिक्के किसने चलवाया था? शीशे के शीशे के सिक्के चलवाए थे। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे सातवाहनों ने। ठीक है, सातवाहनों ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आगे के जो कि हमने आपको बता दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट करते हुए चलिए एक कॉपी के अंदर, ताकि आपको सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाएंगे और आप फटाफट उन्हें रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यूसली, सारे के सारे वीडियो देख रहे हैं, सारे पॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पहले भी एग्जाम दी है तो।
जो भी लोग नए स्टूडेंट हैं इन पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। जैसे ही ये पॉइंट्स ख़त्म होंगे मैं आपको जीके की कुछ ट्रिक्स बता दूंगी जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी, जैसे कि दर्रे याद हो जाएंगे, आपको झीलें याद हो जाएगी, आपको मुद्राएं याद हो जाएगी। इसके साथ ही आपको राजधानी वगैरह, नृत्य वगैरह सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो हम वो भी कंटिन्यूस कर लेंगे, बस कुछ ही पॉइंट्स ये बच्चे हैं, तो आप प्लीज़ इनको कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आप इन चीज़ों को ही पढ़ेंगे तो ही आपको बहुत सारी मदद मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि आर्मी में अब वैसे भी माइनस मार्किंग नहीं है, इजीली पेपर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है किस पुराण में मिलती है गुप्त वंश की जानकारी? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में ही मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए या वीणा वादन करते हुए, वादन या बजाते हुए दर्शाया गया है। किसे दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया है समुद्र गुप्त को, ठीक है, किसे दर्शाया गया है? समुद्र गुप्त को। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, समुद्र गुप्त। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया, किसने चलाया सर्वप्रथम चांदी का सिक्का? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रुपए का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया। रुपए, इसको हम आज भी यूज करते हैं, रुपए का सिक्का चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया रुपए का सिक्का? तो ये चलाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा, ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा रुपए का सिक्का चलवाया गया। इसके साथ ही चमड़े का भी सिक्का चलवाया गया था हुमायूं के द्वारा, चमड़े का सिक्का चलवाया गया था हुमायूं के द्वारा, ठीक है। क्यों? जब हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था तो शेर शाह सूरी से बचने के लिए हुमायूं जो थे वो एक नदी की तरफ कूद गए थे और एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी। इसी से खुश होकर उस नाविक को एक दिन के लिए उन्होंने बादशाह बनाया था और साथ ही चमड़े के सिक्के भी जारी किए थे। तो चमड़े के सिक्के किसने जारी किए थे? हुमायूं ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आना का सिक्का किसने चलाया? आना का सिक्का, आना का सिक्का किसने चलाया? आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने, ठीक है। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक तो ये थे कुजुल कुडफिसिस, कुजुल कुडफिसिस, कुजुल कुडफिसिस ही थे कुषाण वंश के संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कनिष्क ने पहली राजधानी बनाई, कनिष्क की पहली राजधानी, या किसको कनिष्क ने पहली राजधानी बनाया था? पहली राजधानी बनाया था कनिष्क ने पुरुषपुर को। किसे बनाया था? पुरुषपुर को।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। कनिष्क ने दूसरी राजधानी किसे बनाया? दूसरी राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी किसे बनाया? कनिष्क ने बनाया था मथुरा को, मथुरा को बनाया गया था दूसरी राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शक संवत किसने चलवाया? शक संवत किसने चलवाया? शक संवत चलवाया था कनिष्क ने। किसने चलवाया था? कनिष्क ने। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ही, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ही कनिष्क ने शक संवत जारी किया था। कब? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूर्तियों का निर्माण हुआ था किस काल में? मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण, कुषाण काल में हुआ था मूर्तियों का निर्माण, कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वो कनिष्क थे, और कुषाण वंश में ही मूर्तियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मंदिर का निर्माण कब हुआ? मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक किस काल में हुआ? गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। लेकिन कुछ कुछ किताबों में, इतिहास की कुछ कुछ किताबों में घटोत्कच को भी गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है, पर असल में कौन है संस्थापक? असल में संस्थापक है श्रीगुप्त। चलिए ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत, दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी कब? गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, इस काल में हुई थी? गुप्त काल में ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ? किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था चोल वंश के शासन काल में। ठीक है, चोल वंश में या चोल वंश के शासन काल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय पंचायत किस पर आधारित है? जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं वो किसके आधार पर है? राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? ये आधारित है शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत पर ही आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। जो नॉर्मली आज हम कैलेंडर पढ़ते हैं वो कौन सा है? वो शक संवत पर आधारित ही है। ठीक है, वो कैलेंडर जो आप लाला राम स्वरूप वगैरह लेकर आते हैं ना, वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के जनक हैं चरक, महर्षि चरक।
महर्षि चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी, का निर्माण भी कहा जा सकता है, लेकिन चरक संहिता की रचना किसने की है? महर्षि चरक के द्वारा की गई है। और किस वेद से संबंधित होता है ये? तो अथर्व वेद से संबंधित है सारी चीजें। आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र विद्याएं भी, काला जादू, जादू टोना, ये सारी चीजें अथर्ववेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद की रचना किसने की है? महर्षि चरक ने की है। और आयुर्वेद किस ग्रंथ से या किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगला पॉइंट है रेशम मार्ग, सिल्क रूट का निर्माण करवाया। रेशम मार्ग का निर्माण करवाया, किसने करवाया था? रेशम मार्ग का निर्माण ये करवाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने ही करवाया था रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, बता दिया है। भारत का नेपोलियन भी बता दिया है। और भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई थी सरदार, और सरदार से ही, सरदार की उपाधि के बाद ही ये कहलाए जाने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के बाद दी गई थी? बरदौली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद इनका पूरा नाम हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत का आइंस्टीन कहलाता है, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। नागार्जुन को ही कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत का मिल्टन कौन है? भारत का मिल्टन, ये उपनाम आते ही आते हैं एग्जाम में। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष वही है जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है। बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई है? अश्वघोष के द्वारा ही की गई है, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में समस्त जानकारी हमको मिल जाती है। अश्वघोष को कहा जाता है भारत का मिल्टन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ईरान का नेपोलियन है। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त है, लेकिन ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन है, ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। नादिर शाह, नादिर शाह को ही कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। और ईरान के नेपोलियन नादिर शाह के आधार पर ही भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को बनाया गया है। नेपोलियन का अर्थ होता है कि ऐसा क्रूर शासक जो पूरे अनुशासन के हिसाब से अपनी प्रजा के अंतर्गत कार्य करे। नेपोलियन नादिर शाह है ईरान के, और भारत के नेपोलियन है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, कौन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? वो था हरिशेन। हरिशेन, हरिशेन को ही कहा जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाहियान, एक जो कि चीनी यात्री था, फाहियान, फाहियान किसके काल में भारत आया? किसके शासन काल में भारत आया?
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उज्जैन के जो राजा हैं विक्रमादित्य, उन्हीं का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य जो है ये एक उपाधि होती है जो भारत में अब तक 14 लोगों को मिल चुकी है और विक्रमादित्य के नाम से ही फिर ये जाने जाने लगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इनका असल में नाम था, लेकिन जब इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिल गई तो इनका नाम हो गया विक्रमादित्य। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, पूरा नाम इनका ये है। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से कालिदास भी है, वराह मिहिर भी है और घटपर्णी है। इस प्रकार से कुल 9 रत्न होते हैं इनके, और बेताल भी थे। ठीक है, जो ज्योतिषी वगैरह करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, वो बेताल ही थे। आपने विक्रमादित्य और बेताल, विक्रम बेताल की कहानियाँ देखी ही है, शायद सुनी भी होगी। तो वो सत्य घटना पर आधारित है। बेताल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उनकी जो आत्मा होती है वो विक्रम आदित्य से कई सारे प्रश्न, कई सारे रहस्यों के बारे में जानकारी देते हुए ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री कौन था? फाहियान। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी इनकी उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी को अवंती भी कहा जाता है, अवंती या अवंतिका नगरी। ठीक है, और वर्तमान में इसको कहा जाता है उज्जैन। उज्जैन को अवंतिका नगरी भी कहा जाता है, अवंती भी कहा जाता है और उज्जैनी भी कहा जाता है। तो उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी थी और उज्जैन ही था व्यापारिक केंद्र। ठीक है, कई सारे शासकों का व्यापारिक केंद्र जो था वो उज्जैन ही था। और अशोक के शासनकाल में भी उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध था। अशोक के ही शासनकाल में इनकी व्यापारिक राजधानी हुआ करती था उज्जैन। वर्तमान में उज्जैन प्रसिद्ध है महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक के लिए। महाकाल लोक सर्वप्रथम निर्मित हुआ है उज्जैन में, जो कि मोदी जी के द्वारा निर्मित करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद में उज्जैन और भी कई रहस्यमयी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि काल भैरव, जहाँ पर भैरव भगवान स्वयं मदिरा का पान करते हैं। कई सारे श्रद्धालु बाहर से आकर वहाँ पर उनको मदिरा पान करवाते हैं। उसके साथ ही पहले जो ये स्थल था उज्जैन, ये इतना मतलब प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद में, महाकालेश्वर मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध था, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद में और काल भैरव की महिमा जानने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। पहले काल भैरव मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं लगती थी, लेकिन अगर आज देखा जाए तो वहाँ पर लंबी लाइनें लगी होती है, केवल ये देखने के लिए कि सच में भैरव भगवान मदिरा का पान करते हैं या नहीं। तो इसके साथ ही यहाँ पर एक सिद्ध शक्तिपीठ भी है जिसका नाम है हरसिद्धि माता मंदिर। ठीक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके साथ ही कालियादेव महल जो है विक्रमादित्य का ही महल हुआ करता था, इसको केडी पैलेस भी कहा जाता है। वहाँ पर है 52 कुंडों का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था नादिर शाह नाम के एक मध्य प्रदेश के ही एक शासक ने करवाया था, नादिर शाह नाम के। उन्होंने 52 कुंडों का निर्माण करवाया और उन 52 कुंडों में ऐसी मतलब कहा जाता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है अगर किसी पर्सन के बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर स्नान करने के बाद में वो थोड़ा शांत हो जाती है। तो कई सारे रहस्यों के साथ में उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध है और आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो वहाँ पर दबे हुए हैं, जिनको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, और काफ़ी फेमस है उज्जैन इन्हीं सब चीज़ों के लिए। चलो आगे हम बढ़ते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत? तो ये प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही विक्रम संवत जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्तकालीन चांदी का सिक्का कहलाता है। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का कहलाता है।
गुप्तकालीन चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? ये कहलाता है रुप्य का। रुप्य का, ठीक है, रुप्य का कहा जाता है चांदी के सिक्के को जो कि गुप्त काल का था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त के द्वारा ये की गई थी 413 ईस्वी में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये वर्तमान भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जो कि बौद्ध की शिक्षाओं के लिए काफ़ी फेमस है। इसी को कहा जाता है महायाना बौद्धा, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्धा, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्धा या गौतम बुद्ध का ज्ञान का ऑक्सफोर्ड, इसी को कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी ये कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी में की थी, लेकिन इसको नष्ट करवाया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था जिसने 1204 के आसपास इसको नष्ट करवा दिया था। 1203 से 4 में इसको नष्ट करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से शुरू किया गया। लेकिन अगर प्राचीन भारत की बात आती है, ये वर्तमान भारत का, प्राचीन भारत की बात आती है कि प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। कई सारे हमारे इतिहास के ऐसे स्रोत थे जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखे हुए थे, लेकिन मुस्लिमों ने इनमें आग लगवा दी और 6 माह तक या शायद साल भर तक ये विद्यालय जलता रहा और हमारे कई सारे इतिहास के जो साक्ष्य थे वो नष्ट हो चुके हैं। जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के आधार पर हम सारा इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, ऐसी कथाएं थी जो कि उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में दफन हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, तब नष्ट किया था, किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया या ध्वस्त किया लिखो क्योंकि उसने खुद नहीं किया था। ध्वस्त किया कौन थे? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 1203 से 1204 में इन्होंने इसको नष्ट करवाया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? संस्थापक था धर्मपाल। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स है वो अगली क्लास में फिर मिलते हैं और अगली क्लास में हम उन पॉइंट्स को कंप्लीट करवाते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते और ख़त्म ही नहीं हो रहे पॉइंट। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके हिसाब से ही चलेंगे। आपकी जितनी क्षमता है चीज़ें सीखने की हम उसके हिसाब से ही चलते, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते। तो अगर आपको आज के पॉइंट सारे अच्छे लगे हैं, हमारा समझाया हुआ सारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ताकि आपको, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली के वीडियोस मिल जाएंगे और नए नए फैक्ट मिल जाएंगे। साथ में आपको अब ट्रिक्स भी मिल जाएगी, कल परसों से आपको ट्रिक्स भी मिल जाएगी और साइंस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।